नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है? तो सीटेट की प्रिपरेशन में हम एसएसटी वाला जो पार्ट है उसको कर रहे हैं और एसएसटी वाले पार्ट में ये है क्लास नंबर 28, ठीक है? तो 28 नंबर ये क्लास है। अगर आपने इसके पीछे क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सीरियल वाइज़ इस क्लास को ज़रूर चेक करें। क्लास 1 से अगर आप इन क्लासेस को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है ये क्लासेस सीटेट की प्रिपरेशन के लिए रहने वाली है। क्योंकि एक सिलेबस वाइज़ और एक सीक्वेंस वाइज़ जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो इन क्लासेस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्लासेस को ज़रूर शेयर करें और अगर आपने नहीं देखी है तो स्वयं भी ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब जो है वो कर लें। तो आज की ये क्लास मैं आपको बोल रही थी कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आते हैं, ठीक है? तो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टाइम पीरियड से जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जो हिस्ट्री वाला हम पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो पढ़ लिया है, हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है। अब हम आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने किया था जो भी पहला चरण था राष्ट्रवादी आंदोलनों का, द्वितीय चरण था, अब हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके पीछे की क्लासेस प्लीज़ मैं आपको इसलिए बार-बार कह रही हूँ, अगर आप इन क्लासेस को शुरू से देखोगे तभी आपके लिए ये क्लासेस जो है वो बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है? तो ये जो क्लासेस हैं, इनके पीछे की जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपके साथ राष्ट्रवादी आंदोलनों का दूसरा चरण जो था उसके रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं, उनको मैंने आपके साथ बताया था। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं राष्ट्रवादी आंदोलनों का तृतीय चरण और तृतीय चरण कब से कब तक था? ये था 1919 से लेकर 1947 तक का, ठीक है? यानी कि 1919 से लेकर आज़ादी तक, ठीक है? जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक के टाइम पीरियड की हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा बनता है रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? ठीक है? तो रॉलेट एक्ट जो है इसको 1919 में, ठीक है? अब क्या हुआ था कि जो भी भारत में क्रांतिकारी जितने भी उभर कर आ रहे थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे जैसे बहुत सारे एक क्रांति लाने वाले, पूरे देश में लोगों में क्रांति भरने वाले पत्रों का संपादन शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएँ निकालना शुरू कर दी। तो अब जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ये चाहती थी कि ये जो पत्र हैं या पत्रिकाएँ हैं या फिर कोई भी आर्टिकल है या न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं छपने चाहिए, ठीक है? ये जो है हम लोगों में जो है क्रांति की भावना जो है वो नहीं उभरने देंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट पास किया जिसमें बोला गया कि हम जो है वो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी गिरफ्तार जो है वो कर सकते हैं और अगर वो दोषी सिद्ध हो जाता है तो हम उसको लगभग 2 साल का जो है वो कारावास दे सकते हैं। तो इस एक्ट को क्या कहा गया? अब लोगों में बहुत सारा रोष जो था वो फैल गया इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है? क्यों फैल गया? क्योंकि वो भी सही थे अपनी जगह के पे कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कर ही गलत रही थी। क्यों गलत कर रही थी? क्योंकि ये जो एक्ट था इसमें आपको एकदम से कहीं भी कभी भी जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है, ठीक है? तो इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? इस एक्ट को ना अपील, ना दलील और ना वकील, ये, ठीक है? तो इस एक्ट को ना अपील, ना दलील, ना वकील, ये नाम भी दिया गया और इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून भी कहा गया, ठीक है? तो ये रॉलेट एक्ट से आपने रिलेटेड फैक्ट जो है वो याद रखने हैं। तो एक था ना अपील, ना दलील, ना वकील,
ठीक है? और एक था कि इसको काला कानून भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है, ठीक है? क्रांति को भड़काने के जुर्म में, ठीक है? तो ये था रॉलेट एक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जी ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया, ठीक है? तो ये इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस सभा में इनवाइट किया कि आप लोग इस सभा में भाग लें। तो एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, ठीक है? कहाँ पर? अमृतसर में, ठीक है? अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया और जिस जगह पे ये सभा हो रही थी, वहाँ पर सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट था और बहुत बड़ा वो गेट था, ठीक है? उसी दरवाजे से आप अंदर आ सकते हो, ठीक है? तो एक जो अंग्रेज अधिकारी था, जनरल डायर, ठीक है? उसका नाम आपने याद रखना है, जनरल डायर उसका नाम था। तो उसने क्या किया, उसने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए, उसने क्या किया, वहाँ पे जो भीड़ जमा हुई थी, चाहे वो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएँ थी उसमें, तो उन सभी के ऊपर क्या किया था, बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए उसने वहाँ पर जो था वो गोली चलाने का आदेश जो था वो दे दिया था। तो ये जो घटना हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। बहुत सारी महिलाएँ मारी गई थी, बहुत सारे बच्चे मारे गए थे और बहुत सारे जो बुजुर्ग थे या व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। ठीक है? तो इस हत्याकांड को क्या नाम दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है? तो ये कब हुआ था? बैसाखी वाले दिन, यानी कि 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 वाला दिन आपने याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है? तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। आपने जलियांवाला बाग से रिलेटेड ये 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और वहाँ पर शांतिपूर्ण सभा जो थी वो चल रही थी, ठीक है? और 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। अब ये असहयोग आंदोलन क्या था? सॉरी मैं एक बात बताना भूल गई जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कि ये जो हत्याकांड हुआ था इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था? लौटा दिया था। ठीक है? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो सरकार सॉरी ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको दे रखी थी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि को जो था वो लौटा दिया था कि मुझे ये उपाधि जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है? तो आगे आता है हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन था 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो शुरू किया गया था और ये जो असहयोग आंदोलन था ये कब समाप्त हुआ था? 1922 में चौरा-चौरी की घटना के बाद, ठीक है? ये आपने याद रखना है। चौरा-चौरी की घटना के बाद ये जो असहयोग आंदोलन था ये समाप्त जो था वो कर दिया गया था। आगे आता है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें कि एक मतलब कि एक आप कह सकते हो एक ग्रुप या एक सभा जो थी या एक जो कमीशन था वो गठित किया गया जिसमें कि बहुत सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे अम, उनको शामिल किया गया, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो भारत का जो भी सत्ता है सौंपने का निर्णय हम करेंगे, ठीक है? तो ये जो सभा या कमीशन गठित किया गया, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, ठीक है? इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, ठीक है? तो सभी अंग्रेज होने के कारण इसको श्वेत कमीशन का नाम भी दिया गया है, ठीक है? लेकिन जब 1927 में ये साइमन कमीशन जो गठित किया गया तो 1928 में, ठीक है? तो जब ये भारत आया तो इसको क्या नारा दिया गया? इसको बहुत सारी जगह पे रोष प्रकट करने के लिए जगह-जगह काले झंडों के साथ जो था साइमन कमीशन को गो बैक के नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे जो थे वो काली झंडियों के साथ जो थे वो लगाए गए। लोगों में बहुत ज़्यादा रोष इस
कमीशन को लेकर था कि इसमें किसी भी भारतीय को जो था वो शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो श्वेत व्यक्ति थे, यानी कि अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसको श्वेत कमीशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है 1927 में, और इसमें सभी जो थे वो अंग्रेज व्यक्ति ही सदस्य थे, ठीक है। आगे आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो थी 1928 में मोतीलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा तैयार की गई थी। और ये रिपोर्ट किस लिए तैयार की गई थी? इन्होंने एक पहली कोशिश की थी संवैधानिक भारत का संवैधानिक ढांचा तैयार करने के लिए। इन्होंने पहली बार ऐसी कोशिश की कि हम जो है वो भारत का जो सत्ता भार है वो हम संभाल सकते हैं। इन्होंने एक ऐसा मसौदा तैयार किया जिसमें इन्होंने बताया कि हम जो है वो भारत का संवैधानिक ढांचा जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, तो इस मसौदे को जो है वो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है उसके तैयार करने का पहला मौका भी कहा जाता है, या पहली जो कोशिश है वो भी कही जाती है। तो मोतीलाल नेहरू जी का नाम आपने याद रखना है नेहरू रिपोर्ट को लेकर। ये 1928 में मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, उनके द्वारा ये कोशिश जो थी वो की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे आता है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। अब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि वो जो कांग्रेस थी, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी उसके दो भाग जो थे वो बन चुके थे, ठीक है। तो कांग्रेस के दो भाग तो हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम सदस्य थे कांग्रेस में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मांग रखी, उन्होंने अपनी एक अलग लीग जो थी वो बना ली थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी, और कांग्रेस का जो विभाजन था 1907 में हुआ था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो 1906 में हो चुकी थी। उनका मानना था कि हम जो है वो हिंदुओं का साथ जो है वो नहीं देंगे, हम अपनी एक अलग से एक संगठन जो है वो गठित करेंगे। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो जिन्ना थे, ये थे प्रमुख इनके मुस्लिम लीग बनाने में। तो जिन्ना ने क्या किया कि जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में, तो उसको जो था उसको अस्वीकार कर दिया कि मुझे ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार जो है वो नहीं है। मुस्लिम लीग को ये रिपोर्ट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम जो है वो अपना अलग से पाकिस्तान चाहते हैं, ठीक है। तो ये जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे 1929 में, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और 1929 में जिन्ना ने क्या किया, अपनी एक 14 बिंदुओं वाली या 14 सूत्रीय मांग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने 14 जो पॉइंट्स रखे थे अपने, वो इस सूत्रीय मांगों में रखे थे, ठीक है। आगे आता है लाहौर अधिवेशन। ये जो लाहौर अधिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1929 को रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे क्या हुआ था, रावी नदी के किनारे आधी रात के समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तिरंगा झंडा जो था वो फहराया था, ठीक है। तो और यहीं से जो था वो आजादी की घोषणा जो थी वो कर दी थी, ठीक है। तो आजादी की घोषणा कर दी थी कि हम जो है वो आजादी जो है वो लेकर ही रहेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो है वो झंडा जो था वो फहराया गया था, और लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे आधी रात के समय ये झंडा जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो था वो फहराया गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर दांडी मार्च भी इसको कहते हैं। तो 12 मार्च 1930 वाले दिन क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर एक पैदल मार्च जो था वो किया था। किस लिए किया था? इन्होंने एक नमक कानून जो था वो तोड़ दिया था, ठीक है, और अपना खुद का जो नमक था वो तैयार किया था, ठीक है। तो अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 400 किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर ये भी आपने याद रखना है, लगभग 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके क्या किया था, नमक कानून को तोड़ दिया था। इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है इसका नाम जो है वो दिया जाता है। तो 1930 का टाइम आपने
याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के लिए। ठीक है, आगे आता है पूना समझौता। ये जो पूना समझौता था, ये सांप्रदायिक या दलित दलित जो थे उनके लिए था। ठीक है, तो दलितों के हित के लिए जो था वो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनके बीच में एक ये समझौता जो था ये हुआ था। ठीक है, पूना समझौता समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। आगे आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ था, 1937 में प्रांतीय चुनाव जो थे वो करवाए गए थे। ठीक है, प्रांतीय चुनाव करवाए गए, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, इन्होंने उसको क्या कहा था, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा कि ये तो बहुत ही बुरा है, मतलब कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो सी राजगोपालचारी थे उन्होंने कहा था कि ये तो द्वैध शासन से भी बुरा है, भारत सरकार अधिनियम जो है ये द्वैध शासन से भी बुरा है। ठीक है, सी राजगोपालचारी ने ये कहा था। आगे आता है क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन है 1942 में ये क्रिप्स मिशन जो था वो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ठीक है, उनके द्वारा जो क्रिप्स थे उनकी अध्यक्षता में एक मिशन गठित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भारत आप जाओ, मतलब ये जो ब्रिटिश सरकार थी इसने आखिरी हद तक ये कोशिश की कि भारत को आजादी जो है वो ना दी जाए। ठीक है, भारत को अपने कब्जे में ही रखा जाए। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था ये 1942 में इसका जो एक सॉरी एक कमीशन जो था वो गठित किया गया था, लेकिन इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन की क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब इन्होंने कहा था ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक की भांति हमें प्रतीत जो है वो होता है। ठीक है, आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा था कि आपको भारत जो है वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी आंदोलन से या मरो करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो और भी बहुत सारे नारे जो थे वो इसी आंदोलन से शुरू किए गए थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा जो है वो कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था ये दिया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है आजाद हिंद फौज 1943 में। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके द्वारा सिंगापुर में रहकर 1943 में एक जो था आजाद हिंद फौज की स्थापना जो थी वो की गई थी। ठीक है, तो यहीं से इसी आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद इन्होंने दो नारे में आपको बता चुकी हूँ सुभाष चंद्र बोस के कौन कौन से, एक तो था दिल्ली चलो और एक था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो थी वो की गई थी। इसके द्वारा स्थापना कहां पर, सिंगापुर में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे ये जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने ही आकाशवाणी के द्वारा जो था वो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता जो था वो कहकर संबोधित किया था। सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित किया था कहकर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन है 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन जो था वो किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत जो था वो जो
एक भारत की जो संवैधानिक ढांचा था उसको तैयार करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की मांग को, ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? अस्वीकार, कि हम जो है वो अलग पाकिस्तान बनाने की जो स्वीकृति है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसी इसी लिए जो जिन्ना थे उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस जो था वो मनाया था। ठीक है, तो सीधी कार्रवाई दिवस के बाद इसको मंजूरी जो थी वो मिल गई थी। आगे आता है माउंटबेटन योजना। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये ये क्या थे? ये लास्ट, अंतिम कह सकते हो आप, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जनरल थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो माउंटबेटन थे, इन्होंने ही 15 अगस्त 1947 वाला दिन जो था वो भारत को आजादी के लिए चुना था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? अंतिम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि माउंटबेटन कौन थे और सी राजगोपाल कौन थे। सी राजगोपालचारी जो थे वो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो माउंटबेटन थे ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही जो भारत को आजादी देने की जो घोषणा थी वो की गई थी। ठीक है, आगे आता है भारत छोड़ो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो था वो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को जो था वो भारत, ठीक है, भारत को बना दिया गया था। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत की जो निर्माण है वो हो गया था। यानी कि भारत जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री का पार्ट है 1919 से लेकर 1947 तक का, ठीक है, तो स्वतंत्रता तक का काल जो है वो हमने आज की क्लास में जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को जरूर लाइक करें, कमेंट भी मुझे जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ रील्स को, इन वीडियोस को, जो क्लासेस हैं इनको जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।